हेलो ऑल, वेलकम टू निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सबको पता है कि हरियाणा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आउट हो चुकी है और आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दी होगी और कई स्टूडेंट्स इसके बारे में सोच रहे होंगे कि इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की जाए। किसी भी एग्ज़ाम को स्टार्ट करने से पहले उस एग्ज़ाम को जानना बहुत ज़रूरी होता है और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें किस तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, किस तरह का इसका पैटर्न रहेगा, किस तरह का इसका मार्किंग स्टाइल रहेगा और कौन से वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें, वो सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो हरियाणा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, जिसको हम नॉर्मली HCS करके जानते हैं, उसकी जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से अगर हम देखें, तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो हमारी आई हुई है उसके हिसाब से अगर हम देखें हमारे पास 3 मेजर स्टेजेस हैं जिसमें ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। सबसे पहले जो आपका पहला स्टेज रहेगा दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। स्टेज 1 जिसको हम बोलते हैं वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है और स्टेज 2 जो है वो आपका मेंस एग्जामिनेशन और थर्ड स्टेज जो है वो आपका इंटरव्यू रहेगा। सबसे पहले ये तीनों स्टेजेस को जानना जरूरी है। तीनों स्टेजेस का जो पैटर्न है वो डिफरेंट रहेगा बिकॉज जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा उसमें जो पेपर रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहने वाला है, यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और उसके नीचे ऑप्शंस दे रखी होंगी और आप में से उसमें से राइट ऑप्शन को जो है वो चूज करके उसको मार्क करना है। लेकिन जो आपका मेंस एग्जामिनेशन है वो सब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और उसके जो आंसर है वो आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में यानी लिख के जो है उसको आंसर करना है। उसके बाद थर्ड स्टेज जो है वो आपकी पर्सनल इंटरव्यू रहेगी। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ग्रेजुएशन है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आपने बीएससी की है या बीए की है, बीटेक की है, कोई भी डिग्री अगर आपकी बैचलर डिग्री है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एग्जाम को भर सकते हैं। ज्यादातर केसेस में जब नोटिफिकेशन आती है तो वहां पे एक डेट लिखी होती है कि इस डेट तक आपकी डिग्री होना जो है वो जरूरी है। 99% केसेस में जो अपीयरिंग स्टूडेंट होता है वो इस एग्जाम को फिलअप नहीं कर पाता है बिकॉज उसमें डेट इस तरह से दी होती है कि फाइनल ईयर वाला स्टूडेंट जो है वो इस एग्जाम को फिलअप करने में एलिजिबल नहीं रहता है। कोई भी यूनिवर्सिटी से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ग्रेजुएशन होना जरूरी है। उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट नॉर्मली जो एज लिमिट है वो 18 ईयर्स से लेकर 42 ईयर्स तक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 ईयर्स से लेकर 42 ईयर्स तक के जो आपके एज है वो जो कैंडिडेट्स हैं वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं एक्सेप्ट सम कैटेगरीज। अगर हम बात करें ओबीसी में तो ओबीसी में हमारे पास जो है वो 18 टू 47 ईयर्स, यानी कि आपको 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो उसमें भी आपको 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी। इसके अलावा और भी कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें कुछ ऐसी सिलेक्टिव कैटेगरीज जहां पे 52 ईयर्स तक की भी जो है वो एलिजिबिलिटी जो वो दी जाती है, बट वो डिपेंड करता है नोटिफिकेशन के ऊपर, इसलिए हमने उसको यहाँ मेंशन नहीं किया बिकॉज वो नोटिफिकेशन में डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट तरह की उसमें रिलैक्सेशन दी जाती है। अगर हम डीएसपी की बात करें उसमें जो एज है वो ओनली 27 ईयर्स तक है, यानी 18 टू 27 ईयर्स के बीच के जो कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वही जो है वो डीएसपी वाली पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो अगर आप 18 से 27 ईयर्स के बीच में है तो आप डीएसपी की पोस्ट को भी फिलअप कर सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा है यानी 28 या 29 ईयर्स के हैं तो आप बाकी पोस्ट जो है उनके लिए तो एलिजिबल है, लेकिन डीएसपी वाली पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट बात करें, हमारे पास जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसके अंदर अब अगेन 2 पेपर रहते हैं, यानी कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा एक ही दिन आपके 2 पेपर रहेंगे, 2-2 घंटे के दोनों पेपर रहेंगे और दोनों पेपर जो है वो आपके 100 मार्क्स के रहेंगे। यानी कि आपका पहला पेपर जो है वो जीएस का रहेगा, वो भी 100 मार्क्स का रहेगा। दूसरा पेपर आपका सीसैट का रहेगा, वो भी 100 मार्क्स का रहेगा। और सीसैट का जो पेपर है इसमें आपको ध्यान रखना है, जो पेपर 2 है वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी कि आपको इसमें सिर्फ 33% मार्क्स लेने हैं। अगर आपके 33% से ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो ये आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा और आपकी जो मेरिट है वो आपकी मेरिट जो है वो पेपर 1 यानी जीएस के पेपर के बेस के ऊपर आपकी मेरिट जो है वो बनने वाली है। ये जो आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन है उसके जो अंदर सब्जेक्ट्स किस तरह से आने वाले हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपका पेपर 1 है उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे जनरल साइंस है। नॉर्मली बाकी सिविल सर्विस के पेपरों में जो है वो जनरल साइंस से इतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हरियाणा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में देखा गया है कि साइंस के क्वेश्चन काफी ज्यादा रहते हैं।
उसके बाद आपका करंट इवेंट्स है, यानी कि आपका करंट अफेयर्स जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद आपका हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात अगर हम कर रहे हैं। उसके बाद आपका इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, आपका इंडियन कल्चर है, पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में आपका हरियाणा जीके है, जिसमें हरियाणा के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, जिसमें से आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे जो पेपर्स हैं इसमें क्वेश्चन जो है उसमें अगर आप राइट रॉन्ग आंसर मार्क करते हैं तो आपको 20.25 मार्क्स जो है वो आपका इसमें कट हो जाता है, यानी कि 1/4 आपकी जो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जैसे सीसैट का पेपर हमने पहले ही बात की, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स लेने हैं, लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट्स कौन से आते हैं वो देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि इंग्लिश का पैसेज दिया होगा और उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको वहां से दिए होंगे जिसमें आपको राइट आंसर को मार्क करना है। उसका इंटरपर्सनल स्किल्स है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, बेसिक न्यूमरेसी है, जो कि आपको 10th लेवल तक के क्वेश्चंस के हिसाब से आपसे वहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले ही मैंने बताया था, फिर बता रहा हूं कि आपका ये जो पेपर है वो क्वालिफाइंग, आपको सिर्फ 33% मार्क्स लेने हैं, तो इसमें आप काफी सिलेक्टिव वे से जो है इसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मेंस एग्जामिनेशन। अब मेंस एग्जामिनेशन जो है उसमें डिफरेंट पेपर्स होते हैं, जिसमें आपका हिंदी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, जनरल स्टडी का पेपर है, ऑप्शनल का पेपर है, ये अलग अलग तरह से आपके पेपर रहने वाले हैं, और ये पेपर जो है वो इनके मार्क्स जो है वो भी डिफरेंट रहेंगे। जैसे अगर हम बात करें इंग्लिश का पेपर और हिंदी का पेपर जो कि आपके लैंग्वेज के हैं, वो दोनों पेपर आपके 100 मार्क्स के रहने वाले हैं, और आपका जो जनरल स्टडी का पेपर है वो आपका 200 का रहेगा, और ऑप्शनल का पेपर भी आपका 200 का रहेगा, यानी कि 100 100 200 200 टोटल आपका 600 का जो है ये पेपर रहने वाला है। इसमें भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी वो ये है कि आपको कम से कम 45% मार्क्स जो है वो लेने पड़ेंगे, अगर एग्रीगेट लेने पड़ेंगे, यानी कि टोटल जितने भी 600 मार्क्स हैं उसमें से आपके मिनिमम 45% मार्क्स आने चाहिए अगर आपको मेरिट के अंदर आना है, और हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपको मिनिमम जो है वो 33% मार्क्स लेना जरूरी है। सो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर हम पेपर वाइज चलते हैं, यानी कि जैसे हम इंग्लिश की बात करते हैं, पहले पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पहले से मेंशन है कि यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि प्रेसी राइटिंग के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज के ऊपर क्वेश्चन आएगा, एसए के ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा। अब ये नॉर्मली बाकी सिविल सर्विस में एसए का अलग पेपर होता है, लेकिन इसमें आपका एसए जो है वो हिंदी का और इंग्लिश का दोनों इसके अंदर ही इंक्लूड कर दिए हैं। जैसे इंग्लिश का एसए इंग्लिश के अंदर इंक्लूड कर दिया है, हिंदी का एसए हिंदी के अंदर इंक्लूड कर दिया है। सो इंग्लिश में इसमें एक एसए आएगा, और एसए जो है उसमें आपको जो है वो टॉपिक जो है वो एसए के उसमें चॉइस दी जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट विल बी गिवन टू यू, यानी कि आपको एक एसए नहीं दिया जाएगा, आपको कुछ नंबर ऑफ एसेस के बीच में चॉइस दी जाएगी कि आप इसमें से कोई भी एक एसे जो है वो उठा के उसके ऊपर आप उसका आंसर कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो जनरल ग्रामर आएगा, जो कि नॉर्मली आपका 10th लेवल तक का ग्रामर जब इसमें पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास सेकंड पेपर जो रहेगा वो रहेगा हिंदी का। तो जैसे हमारा इंग्लिश में पैटर्न है वैसा ही हमारा हिंदी का पैटर्न है। उसमें आपका ट्रांसलेशन रहेगा हिंदी टू इंग्लिश, उसके बाद आपका प्रेसी राइटिंग रहेगा, लेटर राइटिंग रहेगा आपका, उसके बाद आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज रहेगा, उसके बाद आपका कॉम्पोजिशन रहेगा, और एसे जो है जैसे इंग्लिश में था उसी तरह से आपका हिंदी में भी ऐसे एक पूछा जाएगा, और उसमें भी आपको चॉइस दी जाएगी एक कुछ नंबर ऑफ एसेज में, उसमें से आपको एक एसे जो है उसमें लिखना है। तो ये टोटल हमारा हिंदी का पेपर रहेगा, इसके अंदर जो है वो अगेन 100 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हमारा पेपर है, सबसे इंपॉर्टेंट वो हमारा है जनरल स्टडीज, बिकॉज में हमारा 200 मार्क्स का ही पेपर रहने वाला है। इसके अंदर जितना भी जनरल स्टडीज का सिलेबस है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, आईआर हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स रहते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स जो आपको एक ही पेपर के अंदर जो है पूछे जाएंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, इसमें पार्ट 1 में दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन कल्चर, तो यहाँ पे आप ध्यान देना आपको कि आपसे मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाएगा और आर्ट एंड कल्चर पूछा जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, करंट ऑफ नेशनल एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलेवेंस आपके आगे, जैसे पॉवर्टी आ गया, आपका अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, जो भी आपके सोशल रेलेवेंस से आपके टॉपिक्स हैं वो इसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी कि आपका जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंडियन इकोनॉमी आपका आ जाता है, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड द इंस्टीट्यूशंस आपके आ जाते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस है, डब्ल्यूटीओ है, इस तरह के जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड ग्राफ्स एंड द डायग्राम्स, ये भी आपके इस पेपर में पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आपका एक ही पेपर में आपसे पूछ लिया जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी,
करंट अफेयर्स, IR, सारी चीज़ें जो है वो आपको एक पेपर के अंदर इसमें पूछे जाने वाली हैं। सो इस पेपर की तैयारी आपको एक होलिस्टिक वे से करने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज यही एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करके एक डिफरेंस क्रिएट करना है बाकी कैंडिडेट्स के हिसाब से। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो चौथा पेपर, जैसे हमने पहले बात की, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर आता है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट स्ट्रीम्स होती हैं स्टूडेंट्स की, तो इसलिए हमारे पास एक लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी टोटल 29 सब्जेक्ट्स की यहाँ पे एक लिस्ट है। इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शनल जो है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि कोई साइंस ग्रेजुएट है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट में ले सकता है, या फिर कोई आर्ट्स ग्रेजुएट है वो साइंस के सब्जेक्ट में ले सकता है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप कोई भी दूसरा ऑप्शनल जो है वो वहां से चूज कर सकते हो। यानी आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आप फिजिक्स भी ले सकते हो, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप पॉलिटी भी ले सकते हो। बट आपको कोई एक सब्जेक्ट जो है इन 29 सब्जेक्ट्स में से चूज करना है और उस सब्जेक्ट के ऊपर आपका पेपर होगा। अब अगेन ये पेपर आपका भी, क्योंकि 200 का है तो इसकी इंपॉर्टेंस जो बहुत ज्यादा है। सो इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो इंटरव्यू, जो स्टूडेंट्स मेंस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे यानी मेरिट के अंदर आ जाएंगे, उनका फिर बाद में उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में अगर हम बात करें, जैसे पर्सनल इंटरव्यू आप सबको पता है, पर्सनल इंटरव्यू में आपको आपके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने ऑलरेडी बहुत सारे इंटरव्यूज पहले देखे भी होंगे, बट इसमें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जो इंटरव्यूज में उसमें जो है वो आपका सोशल रेलेवेंस या आपका जो करंट अफेयर्स है, इस तरह के जो क्वेश्चन जो है उसको आपको ज्यादा तैयार करना पड़ता है। तो ये जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है वो आपका 75 मार्क्स में आपका इंटरव्यू रहेगा, उसमें से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अब जो प्रीलिम्स के स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया था वो मेंस लिखते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो आगे कहीं पे भी काउंट नहीं होते हैं। लेकिन जब हम मेंस का एग्जाम देते हैं उसके बाद जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं, तो जब इंटरव्यू के मार्क्स लगते हैं तो टोटल जो आपका मेरिट है वो मेंस के जो मार्क्स हैं और जो इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं दोनों का प्लस करके वहां से आपकी मेरिट बनती है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास जो मेंस के पेपर्स थे उसके अंदर टोटल 600 मार्क्स बनते थे। जैसे हमने बात की 100 मार्क्स की आपकी इंग्लिश थी, 100 मार्क्स का हिंदी था, 200 मार्क्स का जनरल स्टडी था, 200 मार्क्स का आपका ऑप्शनल था, तो टोटली 600 मार्क्स बनते हैं। अब उसके अंदर जब हम 75 मार्क्स प्लस कर देते हैं आपके इंटरव्यू के, तो आपके टोटल बन जाते हैं 675 मार्क्स। अब जो मेरिट बनती है वो इस 675 मार्क्स में से बनती है, यानी कि जिन बच्चों के 675 में से टोटल मार्क्स आएंगे, अनलेस आपका जो 45% का जो एग्रीगेट का क्राइटेरिया है और 33% जो आपका हिंदी और इंग्लिश क्राइटेरिया वो फुलफिल हो रहा है, तब आपकी जो मेरिट फाइनल मेरिट बनती है और उसमें से जो है वो आपका रैंक बनता है। और रैंक के हिसाब से जो डिफरेंट पोस्ट निकलती है, जैसे एसडीएम की पोस्ट निकल रही है, डीएसपी की पोस्ट निकलती है, बीडीपीओ की पोस्ट निकलती है, जो भी पोस्ट निकलती है वो उस मेरिट के हिसाब से, चॉइस हिसाब से पूछी जाती है। अगर आपका रैंक अच्छा है, जैसे लेट अस सपोज आपका फर्स्ट रैंक है, तो अगर आप बोलोगे मुझे एसडीएम चाहिए तो आपको एसडीएम मिलेगा, आप बोलोगे मुझे डीएसपी बनना है तो आपको डीएसपी का रैंक दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका रैंक लेट अस सपोज 150 है और पोस्ट हमारी 120 है, तो अगर आपका रैंक 150 है तो आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, और अगर आपका रैंक मान लो 110 है तो उसमें से जो 110 तक जिन बच्चों ने पहले से ले लिया होगा, तो आपको जो बची हुई पोस्ट है उसमें से कोई आपको पोस्ट दी जाएगी। यानी कि पेपर क्लियर करना एक बात है, लेकिन एक अच्छी पोस्ट लेना वो डिपेंड करता है आपका रैंक क्या आता है। तो आपने ट्राई करनी है कि आपका रैंक इतना अच्छा हो कि आपको अपनी चॉइस की जो है वो पोस्ट वहां पे मिले। सो इस तरह से जो है वो सारा ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। सो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, अगर आप ये पहले से ही डिस्कस अपना पूरा अंडरस्टैंड करके पेपर की तैयारी करें कि प्रीलिम्स के अंदर किस चीज़ की ज़्यादा वेटेज है, जैसे मेंस के अंदर आपका हिंदी इसमें क्वालिफाइंग नहीं है बल्कि स्कोरिंग है, इंग्लिश आपका स्कोरिंग है, ऑप्शनल आपके 200 मार्क्स का है। सो उस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को जो है वो अलाइन कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट हम और भी इस तरह की वीडियोस लेके आएंगे जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करने में आपकी हेल्प करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।